जी गुरजीत भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू फॉर योर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय हाय गुरजीत भाई। गुरजीत भाई। हाय, नमस्ते। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम, अपने स्पॉन्सर्स की सहायता, अपनी फैमिली की सपोर्ट। आज शराब के पहले जहरीले घूट से दूर हूँ, कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आप लोगों की संगत में हूँ। और आज मैं इस काबिल, ईश्वर ने, एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, इन 12 कदमों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दो शब्द बोल सकूं। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। आई एम एन आर्डेंट सर्वेंट ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस, एक सेवक हूँ। और यहाँ मैं जो भी अपने अनुभव व्यक्त करूंगा वो मेरे व्यक्तिगत हैं। आपको जो अच्छा लगे अपने साथ ले जाए, अगर अच्छा ना लगे तो यहीं छोड़ दें। और सबसे पहले मैं मेरा होम ग्रुप है प्रयाग ग्रुप मोहाली, और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं। और उसे जीने की कोशिश कर रहा हूँ, इन 12 कदमों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया। कैमल भाई, अनिल भाई, आप सबका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे आज यहाँ सेवा का मौका दिया। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आऊं कि जो घर की सफाई, हाउस क्लीनिंग, उससे पहले जो गंदा मेरा घर था, जो अंतर्मन मेरा गंदा था, उसके बारे में दो शब्द कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा शराबी जीवन करीबन 25 साल के करीब रहा, जिसमें जब स्टार्टिंग हुई तो बहुत एंजॉय करके, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा अपना ड्रंक। मैं बहुत अच्छे तरीके से पीना शुरू किया, एक बियर के रूप से स्टार्ट किया। और मुझे लगा कि मैं एंजॉय करके पी सकता हूँ। मैं एक एल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक क्रोनिक एल्कोहलिक थे। और मैं रोज देखता होता था कि मैंने अपना पूरा बचपन डर और उस खौफ में गुजारा है। जब मेरे पिताजी आते होते थे घर पे और बुरे हालत में होते होते थे, हम कभी उनकी बोतल छुपाते थे, कभी वो गिर के आते थे तो उसको उठाते थे, कभी वो वॉशरूम में जाते थे, बाथरूम में जाते थे, तो हमें डर लगा रहता था अभी तक बाहर नहीं आए, क्या हो गया होगा। दरवाजा खटखटा के देखते होते थे। तो ये सब डरों से घिरा हुआ मेरा बचपन बीता। और जब जवानी की दहलीज पे आया तो पिताजी बहुत ज्यादा क्रोनिक एल्कोहलिक हो गए थे। मुझे तब एल्कोहलिक्स एनोनिमस या कुछ कैसी चीज का नहीं पता था। मुझे ऐसे ही लगता था कि उनकी आदत है और वो ऐश प्रस्ती के लिए पीते हैं और जानबूझ के नहीं छोड़ते, मजा लेना चाहते हैं, वो हमें तंग करना चाहते हैं। मेरे मन में कुछ ऐसी ऐसे विचार आते थे। और पता ही नहीं चला कि कब किसी दोस्त के साथ मैंने वो पहला घूंट ट्राई किया और मुझे वो अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पीने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को तो पीनी नहीं आती, वो तो सिर घुमाने के लिए पीते हैं, मैं एंजॉय करने के लिए पीता हूँ। और ही शुड लर्न, वो उन्हें मुझसे सीखना चाहिए कि कैसे पीते हैं। पर वो शायद वो सीखने का मौका नहीं मिला। जब मैं करीबन 20-21 साल का था तो मेरे पिताजी को लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ। और हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया, बट वो स्टेट ऑफ नो रिटर्न था और उनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब नहीं बच पाएंगे। अपनी आंखों से देखा उनके मुंह से कैसे खून की बोटियां निकलती थी, आंखें खुली की खुली रह गई थी, एक जिंदा लाश की तरह कितनी देर पड़े रहे। और अंत में वही हुआ जिसका डर था और जो होना स्वाभाविक था। और वो आकस्मिक मृत्यु उनकी हुई। कुछ ज्यादा एज भी नहीं थी, 47-48 की एज थी उनकी, और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लेसन नहीं लर्न हुआ। मैं शायद, मेरे लिए नर्क के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। तो मुझे ऐसे लगा कि अब शायद मैं उस खौफ से आजाद हो गया हूँ जिसमें हर समय घिरा रहता था। पैसों की तंगी, घूमने फिरने की तंगी, हमेशा डर, हमेशा जिल्लत की जिंदगी, हर कोई शराबी का बेटा कहता था। ये सब चीजों से मुझे ऐसे लगा आजादी मिल गई है, अब मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। और शायद मैं बचपन से ही, मेरा बिल्टअप ऐसा था कि मैं घर से वैसे ही पैसे निकालता होता था, जो पड़ी होती थी, कोई नई नोटों की गड्डी आती थी उसमें से पैसे निकाल लेता था। उस समय पीता भी नहीं था, बट अपनी खर्चने के लिए, मतलब मन में बड़ी तमन्ना थी कि मेरे दोस्त बहुत बड़े बड़े घरों से, उनको पॉकेट मनी बहुत मिलती है और वो ऐश करते हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैं कभी मांगता भी नहीं था घर से, क्योंकि मुझे पता थे हालात कैसे हैं। मेरे पिताजी मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो शायद मैं ये सोच रहा था कि इतना कर रहे हैं, इतना ही काफी है। और बाकी मैं कभी मांगता भी नहीं था और मुझे मिलता भी नहीं था। तो वो एक बैंक एम्प्लॉय थे और उनकी मृत्यु के बाद उनको उनके जो भी पैसे वैसे थे वो मिले, मेरी मदर को मिले। और मेरी मदर को उनकी जगह जॉब भी लगी, जॉब मुझे भी मिल रही थी, पर मैंने वो जॉब से इनकार कर दिया। शायद वो अच्छा डिसीजन नहीं लिया मैंने, अपनी मदर को उनकी जगह जॉब
उनको दिलवा दी। और जो पैसे आए वो मदर के नाम से, तो वो बेवकूफ बनाने में तो एक्सपर्ट था मैं, और उनके साइन झूठे करके वो पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, अय्याशियों में पड़ना शुरू कर दिया। तब मैं क्लब जाना, स्नूकर खेलना, शराब पीना, अन्य नशे, अन्य मादक पदार्थ सब कुछ करने लग गया। आई मीन वो दलदल में घुसता जा रहा था, पर मैं उसको एंजॉयमेंट का नाम दे रहा था कि मैं अब जिंदगी जी रहा हूँ, ये जिंदगी है। और मेरे एक छोटा भाई भी था जो मुझसे 5 साल छोटा था, मुझे ये भी नहीं पता चला कब वो भी ड्रग्स की एडिक्शन में पड़ गया। और हालात ऐसे आ गए कि वो ड्रग्स की एडिक्शन में, जस्ट अ सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है। ओके। तो मुझे नहीं पता चला कब मैं इस दलदल में डूबता चला गया, मैं इस दलदल में घुसता चला गया, और मेरा ब्रदर जो था वो ड्रग्स में पड़ गया, और उसकी भी बहुत छोटी उम्र में उसकी भी मौत हो गई। पिताजी के 3 साल बाद ही उसकी भी मौत हो गई। और लेकिन मैं नहीं सुधरने वाला था, मैं और बुरे हालातों में गुजरता गया। मदर को बहुत तंग करने लग गया। मदर को शायद पता भी नहीं था कि मैं इतना बुरा हो चुका हूँ कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो अपने पति को खो चुके थे, वो अपने छोटे बेटे को खो चुके थे, और आगे मैं ऐसा निकल आया था। तो वो कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। और शायद मैं उनके, जब वो अपने काम से आते थे तो उनके आने से पहले मैं थोड़ा सा ठीक हो जाता था। तो सिर्फ शराब ही नहीं, बहुत सिगरेट विगरेट और अन्य मादक पदार्थ, इनका सबका सेवन करने लग गया। और हालात बद से बदतर होते गए। मैं एक अच्छे करियर की तरफ बढ़ रहा था। मेरे पिताजी ने बहुत सपने संजोए थे कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, और मैंने जो इसकी एंट्रेंस थी उसमें ऑल इंडिया रैंक भी लिया, और आगे मैंने एग्जाम्स देने थे। बट मैं वहां भी पी के जाने लग गया। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की, वहां भी पी के जाने लग गया, और कुछ भी नहीं हो पाया, और मैं एक ग्रेजुएट बन के रह गया, और जगह जगह धक्के खाने लग गया, और जो पैसे थे सारे बर्बाद कर दिए। और कोई नौकरी नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता मार्केटिंग की, और इस तरह से चलता गया। और फिर मेरे मेरे मदर ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। अब 2007 में मेरी शादी हुई। वहां भी झूठ बोला मैंने। मदर को तो नहीं पता था कि मैं इतना इतने बुरे हालातों में गुजर रहा हूँ, इतने बुरे नशों में पड़ चुका हूँ। पर मैंने झूठ बोला कि मैं एक टी टोटलर हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। पत्नी को भी धोखा देता रहा, काफी काफी साल धोखा देता रहा कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, कोई किताब लिख रहा हूँ, कोई ऐसे कर रहा हूँ। सारा दिन मैं बस बैठा रहता था कूपों पे या टिकों पे बैठा रहता था। शाम को ठीक होकर घर आ जाता था। और फिर एक दिन उसको भी पता चल गया, मेरी वाइफ को भी पता चल गया कि मैं इस तरह से आई एम एन एडिक्ट। तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई, पर मैं दबा देता था आवाज। मेरी बेटी का जन्म हुआ, और फिर मुझे पता ही नहीं कि उसका बचपन कैसे निकला। और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और हालात इस तरह से आ गए 2017-18 में कि मैं एक अच्छी शराब पीने वाला, अच्छे क्वालिटी की शराब पीने वाला एक देसी पे आ गया। सड़कों पे भीख मांगने लग गया, और वाइफ से मेरे रिलेशंस बिल्कुल खत्म हो गए। हम एक तरह से एक तलाकशुदा कपल की तरह रह रहे थे इस घर में। मुझे नहीं पता कि वो क्यों मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो कब का धक्के मार के चला जाता। वो धमकियां जरूर देते थे मुझे, पुलिस को पकड़ा दूंगी, अपने पेरेंट्स को बुलाते थे, अपने भाई को बुलाते थे, पड़ोसियों को बुलाते थे, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं गई, पता नहीं क्यों। और हालात इस कदर बुरे हो गए कि मेरी पत्नी मुझे कहने लग गए थे, क्योंकि मैंने प्रताड़ित इतना कर दिया था कि तू कल का मरता आज मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि पापा मैं आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती, मैं आपके पास, मेरे पास मत आओ, क्योंकि आप बुरी तरह से सिंग करते हो और आप मेरी बेइज्जती करवाते हो। मेरी फ्रेंड्स आती हैं कुछ, मैं किसी डर से किसी को घर पे नहीं बुलाती। मेरी मदर कहने लग गए कि बेटा मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती, मैं 2 गवा चुकी हूँ, मैं तीसरे को नहीं गवा सकती। एक काम कर, जहर लिया, हम दोनों पी लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इसी जद्दोजहद में मैं बड़ा खोने की कोशिश भी करता था, सारा कुछ करने की कोशिश करता था। इधर कसम खाता था, इधर मैं फिर वैसे हो जाता था। और यही हालातों के बीच गुजरते गुजरते 2020 तक मैं पहुंच गया। 2020 में तो बहुत बुरे हालात हो गए। मैं 35-40 किलो मेरा भार रह गया। और शैलेश भाई आपका माइक खुला है। और 2020 तक पहुंचते पहुंचते मेरा भार 35-40 किलो मेरा भार रह गया। दाढ़ी बुरी तरह बड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, नौकरियों से मैं निकाल दिया जाता था या छोड़ आता था। और सड़कों पे घूमता था, कभी बीड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करने, कभी किसी से भीख मांगनी, कभी किसी से उधार ले लेने पैसे, और बस अपने नशे पूरे करने के चक्कर में लगा रहता था। तो एंड ऑफ द डे मेरे हालात ऐसे हो गए थे 2020 एंड तक पहुंचते पहुंचते कि मुझे, मेरे दोस्त खत्म हो गए, कोई मुझे पास बुला के राजी नहीं था, सामाजिक बहिष्कार हो गया, घरेलू बहिष्कार हो गया,
ले दे के मेरी माँ थी जो मुझे सह रही थी, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। पर मैं मरना चाहता था, पर हिम्मत नहीं थी कि मैं मर भी पाऊं। और फिर ये भी सोचता था मैं मर गया मेरी माँ का क्या होगा, ये भी सोचता होता था। ये सोचता था मुझे कहीं रिहैब में डाल दे, पर सोचता था पैसे नहीं है और मुझे देखने कौन आएगा, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं बेड पे पड़ जाऊं, शायद मेरी इसलिए छूट जाए। और फिर मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला सत्यमेव जयते के कार्यक्रम से। मैंने वो कार्यक्रम देखा और मुझे कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली। और फिर मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करनी शुरू की। शुरुआत में वहां भी बेईमानी दिखाई मैंने, और कुछ चीजें सुनता था वन डे एट अ टाइम, कि आप ईमानदारी, खुले मन और इच्छुकता के साथ अब इन मीटिंग्स में आओगे तो आपका कुछ बनता है। 12 कदमों की बात सुनता होता था। यहाँ बातें होती थी कि यहाँ 3 सूत्री कार्यक्रम है, दैट सबसे पहले आपको ईश्वर पे विश्वास रखना, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। तो ये सब चीजें सुनता था तो कुछ अट्रैक्शन बढ़ी। 1 महीने तक इन आउट धोखेबाजी करने के बाद मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से मैंने एल्कोहलिक्स एनोनिमस में कदम रखा। और पहले दिन ही मुझे मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, जो अब मेरे स्पॉन्सर भी हैं, अनिल जी फ्रॉम चंडीगढ़, तो उन्होंने मुझे अ, मुझे मुझे आश्वासन दिया कि यहाँ काम बनता है अगर तुम ईमानदारी से लगे रहो। और मैंने ऐसा करना शुरू किया, एक एक दिन करके मीटिंग्स लगानी शुरू की। और शुरुआत में मीटिंग अच्छी लगती थी, कुछ दिन बहुत अच्छे निकले। और यहाँ बातें होती थी कि 90 दिन 90 मीटिंग्स लगाओ, सब ठीक होगा। फिर मुझे स्टेप्स की बातें सुनने को मिलती थी, बिग बुक की बातें सुनने को मिलती थी। कुछ बहुत बड़े ओल्ड टाइमर्स, इनको मैं बिग शॉट समझता था, उनसे मैंने बातें की। वो कहते छोड़ो किताब को, छोड़ो स्टेप्स को, सबसे बड़ा काम है मीटिंग आओ, आते रहो, कीप कमिंग बैक, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करो। पर मुझे नहीं चल रहा था, ये मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे हर समय डर लगा रहता था कि मैं अब गया और अब गया। सिर्फ एक शराब से दूर था, बाकी मेरी हर चीज वैसे ही थी। मेरी मेरी इरिटेशन, मेरी रेस्टलेसनेस, मेरी हमेशा का डर, मेरा खौफ कि अभी कोई आ जाएगा, अभी पैसे मांगने आ जाएगा, अभी मेरी वाइफ फिर से कुछ ऐसा एक्शन ले लेगी। मतलब वो हर तरह के डर, हर तरह की चिंता, वो मेरी वैसे की वैसे बनी हुई थी। मुझे नहीं लग रहा था मैं 90 दिन निकल पाऊंगा। और इसी दौरान मैंने एक ऑनलाइन स्पॉन्सर भी लिए, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको स्पॉन्सरशिप देता हूँ। तो उनकी स्पॉन्सरशिप ये थी कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम सुबह जल्दी उठो, तुम प्रार्थना करो, तुम बिग बुक के 5 पन्ने पढ़ो, तुम मीटिंग लगाओ, तुम 2 मेंबर से बात करो, फिर शाम को मुझे रिपोर्ट करो। तो कुछ कुछ बहुत शौक शौक से ऐसा भी 15-20 दिन निकल गए। बट फिर मैंने उनको कहा कि मेरा वैसे ही चल रहा है, मेरी सेकेंडरी एडिक्शन वैसे ही है, मैं गुस्सा ऐसे ही करता हूँ, मुझे डर वैसे ही लगता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे स्टेप्स करवाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे टाल रहे थे, तुम महीना पूरा कर लो, तुम 45 डेज पूरे कर लो, तुम अभी तैयार नहीं हो। फिर मैं बहुत रोया, एक दिन बहुत रोया, और मैंने मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर प्लीज, आपने मुझे इस दलदल से निकाला है, मैं नहीं दोबारा इस दलदल में जाना चाहता, प्लीज मुझे निकालिए, प्लीज मुझे कुछ गाइड कीजिए क्या करें। और वो गाइडेंस मुझे आई। तो पता नहीं मेरे कानों में एक आवाज गूंजी कि प्लीज चेंज योर स्पॉन्सर। तो फिर मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर, उनसे बात की, मैंने वो स्पॉन्सरशिप का पैम्फलेट पढ़ा और उनसे बात की, और मैंने उनसे कहा कि वुड यू लाइक टू बी माई स्पॉन्सर। तो उन्होंने रेडीली एग्री किया, यस आई वुड बी योर स्पॉन्सर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, मेरा कोई भी यहाँ एक ही, मेरी किसी के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं थी, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं थी। लुधियाना में मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। तो इनसे, मेरे स्पॉन्सर से भी मुझे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि हम किताब पढ़ेंगे, हम स्टेप्स वर्कआउट करेंगे। तो मुझे उत्साह हुआ इस चीज का कि शायद अब मुझे भी वैसी जिंदगी मिलेगी जैसी आप लोग बात करते हैं, एक खुशहाल, एक बेफिक्री वाली, एक फ्री हैप्पी जॉयस लाइफ मुझे मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगा। तो मेरे लिए एक एक मोटिवेशन थी। तो जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे किताब पढ़ानी शुरू की, तो हमने शुरुआत से शुरू की। वो फोन पे, मैं फोन लेके हेडफोन लगा के बैठ जाता था, कोई जूम नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल पे वो मुझे बताते थे, वो मुझे कहते थे किताब पढ़ो। तो मैंने प्रेफेसिस से पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने जब हम डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा, तो मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला, मुझे मेरी क्रेविंग के बारे में पता चला, मुझे ये पता चला मैं क्यों पीता था। मेरे में वो जो इफेक्ट है वो मुझे झूठ सच की पहचान से दूर ले जाता था। फिर मुझे पता चला कि मेरे में वो जो RID सिंड्रोम है वो कैसे आया, और इसका इलाज क्या है, कि वो जो फिजिकल क्रेविंग है उसका इलाज है कि पहले झूठ से दूर रहना, और उसके बाद जो ये मेंटल ऑब्सेशन है, और जो ये जो स्पिरिचुअल सिकनेस है मेरी, इसको दूर करने के लिए मुझे इन 12 कदमों को, कंप्लीट साइकिक चेंज की बात की गई, संपूर्ण मानसिक बदलाव में शुरू हुई। मुझे मुझे पता चलना शुरू हुआ कि वाकई दिल की स्टोरी भी बिल्कुल मेरी तरह ही है,
या मेरी स्टोरी बिल की तरह ही है। बहुत ही ऐसी चीजें थी। बिल भी चाहते थे कि वो बहुत ही एम्बिशियस थे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन वाले थे। ऐसा ही मैं भी था। तो पता नहीं वो सब इंटेलिजेंस, वो जो वो जो अपने आप के ऊपर विश्वास, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो पता नहीं कहाँ धरा का धरा रह गया। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि कैसे बिल हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल में उन्होंने अपने आप को वो स्टेप्स किए और वो कैसे आगे बढ़ने शुरू हुए, कैसे उनको लगा कि मुझे भगवान की मुझे अनुभूति हुई है, और कैसे वो एकदम से दूर चले गए। वो अंदर का जो वो जो क्लेमर थे, वो सब मुझे पहले पता चला। पहली बार पता चला कि मेरे अंदर बहुत से ठेके और खुले हुए। शराब वाला तो बंद हो गया, मेरे अंदर और बहुत से ठेके खुले हुए हैं। उनका खत्म होना ज्यादा जरूरी है। तो शराब तो एक सिम्टम थी जो उन ठेकों के ऊपर वो क्या कहते हैं, आग के ऊपर घी का काम कर रही थी। वो आग तो अभी भी अंदर लगी हुई है। उस आग को बुझाना है, उस अंतर मन को साफ करना है। तो आगे आगे बढ़ा। मुझे पता चला कि मेरी बीमारी क्या है। और फिर मुझे मुझे क्या कहते हैं, मोर अबाउट एल्कोहलिज्म के बारे में पता चला। मुझे वेयर द सोल्यूशन के बाद मुझे मोर अबाउट एल्कोहलिज्म, मुझे बी एग्नोस्टिक पे पहुंचा। मुझे ईश्वर के प्रति मेरी जो भावनाएं थी वो बदलनी शुरू हुई। मुझे ऐसे लगता था कि मैं ईश्वर को मानता हूं, पर वहां मुझे पता चला ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होता, ईश्वर की मानने से कुछ होता है। मुझे 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 बहुत सी चीजों का पता चलना शुरू हुआ। और मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैं हाउ इट वर्क्स पहुंचा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पहली लाइन ये पढ़ाई कि वहां लिखा हुआ रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरली फॉलोड अ पाथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उल्टा करके पढ़ो कि रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन सक्सीड हु हैज नॉट थॉरली फॉलोड अ पाथ। कि शायद ही हमने किसी व्यक्ति को सफल होते देखा है जिसने हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरह से अपनाया नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम पूरी तरह से किसी भी लेंथ पर जाने के लिए तैयार हो, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हो? आई हैड नथिंग टू लूज। मुझे जो मिलना था वो मुझे गेन ही गेन था। तो मैं बिल्कुल रेडिली एग्री किया। मैंने बिल्कुल पूरी शिद्दत से, जिस शिद्दत से शराब पी थी उसी शिद्दत से मैं स्टेप्स करने के लिए तैयार हुआ। तो तब मुझे वो लेके गए। मुझे पहले कदम में मुझे अपनी शक्तिहीनता माननी पड़ी कि वाकई मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मुझे घुटने टेकने पड़े, इसीलिए मैं शराब से दूर हुआ। क्योंकि जब तक मेरे मन में एक डिल्यूजन रहती, एक मेरे अंदर एक 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 सनक रहती, कोई भी लर्किंग नोशन रहता कि कभी मैं इम्यून हो सकता हूँ, कभी मैं एक सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ, कभी मैं 2 पैग लगा के अपने दुखों को भूल सकता हूँ और वो अगले दिन फिर से 2 पैग लगाऊंगा, कभी मैं सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ। वो धारणाएं पूरी तरह से मुझे खंडित करनी पड़ी। मुझे मानना पड़ा कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। वाकई मेरे पर्सनल रिलेशन सब खराब थे। इमोशनली मैं पूरी तरह इम्बैलेंस था। मुझे मिजरी, डिप्रेशन, हर समय मैं तनाव में रहता था। मुझे अपनी जिंदगी नहीं चलानी आती थी। मैं बिल्कुल यूजलेस था। मुझे हमेशा डर लगे रहते थे और मुझे हमेशा ये लगा रहता था कि अभी कोई आ जाएगा, अभी कोई आ जाएगा। वो यूजलेसनेस की फीलिंग हमेशा मेरे मन में रहती थी। मैं हमेशा नाखुश था। मैं हमेशा के लिए, मैं अपनी हेल्प नहीं कर सकता तो किसी की क्या करूंगा। तो मेरा पहला कदम मेरे सामने आ गया। मेरी अनमैनेजेबिलिटी, वो मिरर मेरे सामने आ गया। देन आई केम टू बिलीव दैट ओनली पावर ग्रेटर देन माय सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। एक कुछ शक्ति है जो मेरी इस पागल दिमाग को, इस फंकी दिमाग को ठीक कर सकती है। उस शक्ति के रूप में मैंने पहले आप लोगों को स्वीकारा कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है। आप मेरी उस शक्ति, मेरे स्पॉन्सर मेरी उस शक्ति, ये मीटिंग मेरी उस शक्ति। और धीरे धीरे मुझे असली उस शक्ति, जो मेरा गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी तरफ पहुंचना था। फिर मुझे एक फैसला लिया मैंने कि मैं अपनी अपनी इच्छा और अपना जीवन अपनी समझ के ईश्वर के समर्पित करता हूँ। आई टर्न ओवर माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम। तो वो फैसला था कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ईश्वर, अब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। अब इस जो फैसले था, ये जो फैसला मैंने लिया, इस फैसले को अमली जामा पहनाना था और मुझे इसको अप्लाई करना था। इस फैसले का असर देखना था मुझे। वो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, इस फैसले का असर, अभी तूने ट्रस्ट गॉड कर लिया, तू ईश्वर पर विश्वास करने लग गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तू मन में कह भी रहा है ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी। मेरी नौकरी चली गई, मेरी मम्मी को कोविड हुआ और इस दौरान वाकई मैं तीसरा कदम कर रहा था और तीसरे कदम का एहसास एक बहुत अच्छा वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ईश्वर मुझ में समा गए हैं। पर जैसे दिल स्टोरी में लिखा हुआ है ना कि वो ईश्वर आए और मुझे लगा, उनकी अनुभूति हुई, लेकिन अचानक वो मुझसे दूर हट गए क्योंकि मेरा अंतर्मन बहुत गंदा था। तो ऐसे ही मेरा अंतर्मन गंदा था। अभी मेरा ट्रस्ट गॉड वाला एलिमेंट हो गया था। अब मुझे अपने घर की सफाई करनी थी, मुझे अपने अंतर्मन की सफाई करनी थी। आई हैड टू क्लीन माई हाउस। तो मुझे उसके लिए चौथे कदम के लिए तैयार होना पड़ा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना जीवन, अपनी इच्छा ईश्वर के हवाले कर ली थी, तो चौथा कदम वेयर हैव टू मेक अ फियरलेस सर्चिंग मॉरल इन्वेंट्री ऑफ माई सेल्फ। तो वो जो इन्वेंट्री मुझे लिखनी थी, पहले लोगों ने बहुत से डर डाले हुए थे मेरे मन में, इन्वेंट्री मत लिखो, क्या होगा, अंदर से बहुत से सांप बिच्छू निकलेंगे, पता नहीं तुम्हारे पुराने क्या कृत्य कर्म होंगे जो तुम सोच रहे थे कि तुम कभी नहीं लगा पाओगे, तुम उस डर से शराब पी लोगे, ये वो। तो मुझे ईश्वर की दया से ऐसा कोई डर नहीं लगा।
मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखनी शुरू की। जब मैं रिजेंटमेंट लिस्ट लिख रहा था अपनी, तो बहुत से लोगों से रिजेंटमेंट थी। सबसे पहले तो मैंने ज्यादा बाहर वालों के साथ तो इतना बुरा भी नहीं किया, इतना बुरा इंटरेक्शन भी नहीं हुई। मेरी मेन रिजेंटमेंट मेरी पत्नी, मेरे इन लॉज, इनके साथ थी, और मेरी मदर के साथ थी। उन्होंने मेरी जीवन में मुझे पैसे दे दे के मुझे बर्बाद किया। मेरे पिताजी के साथ थी कि उन्होंने मुझे कभी अच्छी परवरिश नहीं दी। कुछ ऐसे रिश्तेदारों के साथ थी। मुझे ये मेन रंजिशें थी। मेरे दोस्तों के साथ थी, और मेरे बहुत से रिश्तेदारों के साथ मेरी रंजिशें थी। पर जब मैं वो नाम लिखता गया, तब तक मेरे मन में बहुत ही ऊंच नीच आ रही थी कि हाँ, इसने मुझ साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। फिर मैंने लिखा कि क्या कारण क्या थे। पत्नी मुझे हमेशा शराबी कहती थी, मुझे हमेशा प्रताड़ित करती थी, हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी, अपने पेरेंट्स को बुला के मुझे जलील कराती थी, मेरी माँ को बुरा भला कहती थी, मेरे 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 इन लॉज ने सड़क पे फट के मेरी गालियां निकाली, ये किया वो किया। आई मीन ऑल दोज थिंग्स। वो कॉलेज में आ गया, तब तक मैं अपने आप को बहुत जस्टिफाई कर रहा था कि हाँ भाई, गुरजीत तू ही सही है, दुनिया ने तेरे साथ गलत किया है। फिर मुझे देखना पड़ा, आईना देखने को मिला कि गुरजीत तेरी गलती क्या है। मुझे अपनी उंगली अपनी तरफ करनी पड़ी। तो तब मुझे एहसास हुआ, क्या करती वो, मेरी पत्नी क्या करती, शराबी ना कहती शराबी को, उसकी जिंदगी बर्बाद करती, उसको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली मैंने कभी कोई सुख नहीं दिया। जब से वो मेरे साथ आई, मैंने हमेशा उसको प्रताड़ित किया। क्या रिजेंटमेंट रखूं यार मैं इसके साथ। आधी रिजेंटमेंट तो वैसे ही निकल गई कि गुरजीत तू गलत है। अगर वो बीमार हुई है, अगर वो सिक हुई है, उसका कारण भी तू है। जो तुझे उसने परोसा है, वो तुझे गालियां निकालती है, वो तुझे बेइज्जती करती है, वो ऐसा करती है, तो तूने ही तो उसको ये तैयार कराया है। वो ऐसी तो नहीं आई थी वहां से, अपने घर से ऐसी तो नहीं आई थी। बहुत से सपने संजो के आई थी। तूने सब कुछ उसका तहस नहस कर दिया, एक बवंडर की तरह, एक भस्मासुर की तरह सब कुछ खा गया तू उसका। ये कुछ किया। इन लोग की तरफ क्या रिजेंटमेंट रखेगा यार। उन्होंने क्या सोच के तेरे तेरे साथ अपनी अपनी बेटी को उसको उसका विवाह किया था कि हमारी बेटी ऐश करेगी, सुख साधन उसको मिलेगा, उसका पति बहुत अच्छा होगा। और ऐसा पति किसी दुश्मन दुश्मन की बेटी को भी ना मिले। मेरी भी बेटी है, तो मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसा पति उसको मिले, क्योंकि जिंदगी बर्बाद है। तो मैंने एक बहुत अच्छे, मतलब काफी साल अपनी वैवाहिक जीवन के अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। तो जब मैंने अपनी गलती लगी, तो मेरे मुंह में सेल्फ पिटी में भी आया, मेरे मन में बहुत से गिल्ट भी आए कि ये तूने क्या किया। मुझे अपने आप से रिजेंटमेंट थी, मुझे अपने आप से रिमोर्स थे, पछतावे थे, गिल्ट थे। ये सब कुछ मैंने लिखा। और फिर मुझे मेरे डिफेक्ट पता चले कि मैं शुरू से स्वार्थी रहा हूँ, मैं लापरवाह रहा हूँ, मैंने दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं की, मैं हमेशा ग्रीडी रहा हूँ, मैं वही मान रहा हूँ। तो ये सब एक्सेस नेचर ऑफ रॉन्ग मेरे निकल के सामने आए। तो इसी को तो कहते हैं चौथा कदम, फैक्ट फेसिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग। मुझे मैंने जब अपनी इन्वेंट्री लिखी, तो मैंने बिल्कुल कुछ हाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे स्पॉन्सर ने एक सिंपल सी बात कही थी कि तुझे नंगा होना पड़ेगा। वो मुझे एक कहानी मैंने किसी शेयरिंग में सुनी थी कि वो जो दुर्योधन, जब गंधारी जी ने अपनी आंखों से पट्टी खोलनी थी इतने सालों के बाद, तो उन्होंने कहा था कि जहां उनकी आंखों की रोशनी पड़ेगी, वहां वहां तू इमॉर्टल हो जाएगा, अमर बन जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी जंगा से अपना लंगोट नहीं खोला, और वहां वहां वो दिव्य दृष्टि नहीं पड़ सकी, और वहीं गदा लगने से उनकी मौत हुई। तो ऐसे ही मुझे करना था। मुझे कोई भी लंगोट नहीं पहनना था, मुझे पूरी तरह से नग्न होना था। मुझे अपनी सारा जैसा लिखनी थी, और मैंने लिखी अपनी शुरू से लेकर, बचपन से लेकर उस दिन तक मैंने अपनी सारी व्यथा लिखी। और बहुत बार रोया, बहुत बार मुझे पछतावा भी हुआ, मेरे हाथ भी कांपे। बट देन गॉड वॉज विद मी, गॉड वॉज वर्किंग थ्रू मी, आई वॉज अलाइंग द गॉड टू वर्क वर्क फॉर मी, वर्क थ्रू मी। और मैंने अपनी इन्वेंटरी लिखी, मैंने अपने डर लिखे। मुझे किस चीज का डर है? मुझे माँ की मौत का डर है, मुझे अपनी अपनी मौत का डर है, मुझे डर है कि मेरी बीवी ना छूट जाए, मुझे डर है कि मुझे मुझे मैं दोबारा रिलैप्स ना हो जाऊं, मैं दोबारा पीने ना लग जाऊं, मैं और चीजों में ना पड़ जाऊं, मेरी बेटी ना ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो सारे डर लिखे, उन डरों के कारण लिखे, वहां मेरी गलती लिखी। फिर मैंने अपने सेक्सुअल मिसकंडक्ट लिखे, मेरे बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, मेरी बहुत सी ऐसी चीजें थी, मेरे मेरे रिश्तेदारी में मैंने कुछ ऐसे घिनौने कर्म किए हुए थे, जिनको मैं सोच रहा था कि शायद ये मेरी मौत के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनको ना तो मैं अपने घर वालों से, ना अपनी माँ से, ना अपनी बीवी से, ना अपने फ्रेंड से, ना अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी नहीं बता सकता था। पर वो मेरे अंदर घुन की तरह मुझे खा रहे थे। तो जब मैंने उनको कागज पे लिखा, तो मैं इस तरह से लिखते लिखते ही मुझे बहुत सांत्वना मिली। मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कब का मैं बोझ लेके घूम रहा हूँ, एक एटम बम लेके घूम रहा हूँ जो कभी भी फट सकता था, वो सामने आया है। तो ये करने के बाद मैंने जब अपने हार्म्स डन लिखे, मैंने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री लिखी कि मैं आज तक कितना गवा चुका हूँ, मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रखी हुई है। फिर मुझे पांचवें कदम में, अब ये भी बहुत मुश्किल काम था, यहाँ भी बहुत ईगो वाला काम आता है। कि बड़ा लोगों से सुना था कि अगर आप किसी को अपनी इन्वेंट्री सुनाते हो, वो लोग लीक कर देते हैं, इससे आपको और बुरा हाल होता है, कईयों ने आत्महत्या कर ली। आई मीन डराने वाले बहुत है, सॉरी टू से।
बट आपको हर तरह के लोग हर चीज में हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू गो बाय द प्रोग्राम। अब तुमने जब कह ही दिया है कि तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, यू हैव टू गो टू एनी लिमिट, तो फिर यार इन चीजों का कोई 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 मतलब ही नहीं बनता कि मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। तो मुझे अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करना था, तो वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल मूवमेंट थी, क्योंकि पहली बार मैं अपने स्पॉन्सर से मिलने वाला था, और पहली बार इनफैक्ट किसी भी ए मेंबर से पहली बार मिलने वाला था। तो जब मैं उनके पास उनके शहर में गया तो वो मुझे लेने के लिए आए। सबसे पहले तो मुझे ये ह्यूमिलिटी देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक 25 साल सोबर आदमी, मेरे दादाजी की उम्र का, मेरे पिताजी की उम्र का आदमी, और वो मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं। क्या क्या मतलब गुरजीत, तेरे को तो मतलब गली का कुत्ता भी तेरी तरफ देख के ना मुंह उधर कर लेता था, ये कहाँ से आ गया है। और मतलब इतनी इज्जत मेरे जैसे को हजम कहाँ हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एनीवेज मैं उनके पास गया, तो जब मैंने वो अपनी अतीत की जो कितनी भी काली डार्क क्रैनीज ऑफ माई पास एक एक करके तोते की तरह मैंने रखना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया, और मुझे ऐसे लग रहा था कि अश्रुधारा बह रही है, मेरे अंदर से वो भाप निकल रहे हैं। पता नहीं अंदर से क्या वो पस जो कच्ची हुई हुई थी फोड़े में, वो निकल के बाहर आ रही है। कुछ चीजों में मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा नहीं, तू यहाँ गलत है, तुझे यहाँ सुधार करना है। कुछ डिफेक्ट्स मैंने नहीं निकाले थे, वो उन्होंने निकाले। और जब 5वां कदम किया, और तो मतलब वो एक अलग ही अनुभूति। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब वो कहते हैं ना निर्वाणा, उसकी प्राप्ति होगी। तो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ हाथ पकड़ के जब वो तीसरे कदम की प्रेयर की, फिर अब मैं अपने आप में थोड़े हवाले करता, जिमें थोड़ी इच्छा होवे उवें मैनू रखो, मैनू मेरे आपे दे बंधन तो छुटकारा दिवाओ, ताकि मैं थोड़ी इच्छा तो चंगी तरह पालन कर सका, मेरी मुश्किलां दूर करो, ताकि उन्होंने मुश्किलों से जैसे उन्होंने लोगों लिए थोड़ी शक्ति दी, थोड़े प्यार दी, थोड़े जीवन दे राह दी गवाही बन सके, जिन्हों की मैं मदद करा। मैं हमेशा थोड़ी इच्छा चाहवा, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं किस यूफोरिया, किस दुनिया में आ गया हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने वो जो बोझा लेके पता नहीं कब से घूम रहा था, तो उससे मैं आजाद हो गया हूँ। मुझे ऐसे लगा कि वो आध्यात्मिक जर्नी जिसकी बातें की जा रही थी, वो शायद शुरू हो गई है, और वाकई शुरू हो गई थी। और ये समय था मेरा एक बालक से, एक लड़कपन से, एक छिछोरे से मर्द बनने का समय था। फ्रॉम फ्रॉम बॉय टू मैन कन्वर्जन का समय था, जब मैं छठे कदम में, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो जो लिस्ट बनाने को कहा, जो मेरे डिफेक्ट्स थे उनको लेकर जब मैं बस में वापस आ रहा था, तो आई वॉज अ डिफरेंट मैन। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा बोझ रख के आ गया हूँ, लेकिन पिक्चर अभी शुरू होनी बाकी थी। यहाँ तक सिर्फ वो गंध निकाल के बाहर रखता है, उसकी जड़ें अभी भी अंदर थी। वो पस वाला जो जख्म था वो अभी भी हरा था, उसमें अब दोबारा भी पस बन सकती थी, वो दोबारा भी उभर सकते थे। उनके लिए क्या करना है, उन जख्मों को जड़ों से निकालने के लिए मुझे छठे कदम में आई हैड टू बी एंटायरली रेडी टू हैव गॉट रिमूव ऑल माय डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। मुझे पूर्ण रूप से तैयार होना था कि ईश्वर मेरे चरित्र के सभी दोष ले ले। कुछ तो उन्होंने वैसे ही ले लिए थे, मेरी ना सिर्फ शराब गई थी, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन खत्म हो गए थे, मेरी झूठ बोलने की आदत खत्म हो चुकी थी, मेरी सिगरेट तंबाकू की वो जो कंजम्पशन थी वो खत्म हो चुकी थी। तो पता ही नहीं चला मुझे कि कैसे हो रहा था। ये क्लीन हाउस के प्रोसेस के दौरान वाकई मेरा अंतर्मन साफ हो रहा था। कुछ के लिए मैं प्रयत्न कर रहा था, कुछ अपने आप हो रहे थे। गॉड वाज सडनली डूइंग फॉर मी व्हाट आई कांट डू फॉर माई सेल्फ। तो छठे कदम में मुझे पूरी तरह से तैयार होना था। मैंने उन डिफेक्ट्स के साथ उनके लिए पूरी तरह ईश्वर से प्रार्थना देना, हम्बली रिक्वेस्टेड गॉड टू टेक अवे ऑल माई शॉर्ट कमिंग्स। मुझे ईश्वर से मैंने प्रार्थना की कि ईश्वर मेरे ये चरित्रों के दोष जड़ों से ले लो। तो आई 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 हैव टू कॉपरेट विद गॉड। मुझे ईश्वर से मुझे कॉपरेट करना पड़ा। जो जो मैं करता था वो गलत था, उसे मुझे चेंज करना पड़ा। मुझे पुराने गुरजीत को मारना पड़ा। मुझे मुझे बेईमानियां, मुझे स्लॉथ, मुझे वो जो इनकंसिडरेट बिहेवियर, मुझे वो जो पागलपन की तरह आर्ग्यूमेंट्स करके मजा लेना, वो अपने आप को हाय देना, ये सब चीजें छोड़नी पड़ी। उनके लिए मुझे कार्य करना पड़ा। तो रिग्रेस एक्शन हैड टू बी टेकन। सातवें कदम मेरे लिए से छठा सातवां कदम सारी जिंदगी चल रहा है। आज भी अभी भी कभी कभी डिफेक्ट उभर पड़ते हैं, तो मुझे वो सातवां कदम, छठा सातवां कदम मुझे लगाना पड़ता है। उस दौरान अभी भी मेरा मन करता था, वो इंसान तो हुई ना, वो लस्ट की भावना अभी भी आती थी। कोई पुराने खाते खोलने की कोशिश करनी थी, कोई पुरानी किसी जान पहचान वाली का फोन आ गया या मैसेज आ गया, तो मन तो करता ही था ना कि करूं। पर मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक चीज कही, तुझे यहाँ वो स्लेज हैमर, वो जो बड़े बड़े कीलों को ठोकने वाला हथौड़ा होता है ना, तुझे वो लगाना पड़ेगा। उस सांप को फन फैलाने से पहले ही उसको दबा देना चाहिए। तो यही मैंने किया, और धीरे धीरे करके कर अभ्यास से सन्मति हो सुजान, धीरे धीरे अभ्यास करते करते मैं उन डिफेक्ट से दूर हो पाया क्या, फॉर द टाइम बिंग हो पा रहा हूँ। फिर आठवां नौवां कदम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आठवें कदम में मुझे एक लिस्ट बनानी थी
कि उन लोगों की जिनको मैंने चाहते हुए ना चाहते हुए फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली किसी तरह भी मैंने कोई हार्म पहुंचाया था, तो उनकी लिस्ट बनानी थी, चाहे वो दुनिया में थे या दुनिया में नहीं थे। तो उनमें जो मेन कैरेक्टर्स थे वो मेरी वाइफ थी, मेरी मदर थी, मेरी बेटी थी, मेरे इन लॉज थे, मेरे मृत पिताजी थे, मेरे मृत भाई था, मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, जिनकी मैंने लिस्ट बनाई। अब मेन काम तो होना था। I have to make direct amends to them all, or except for those which can do harm to anybody else. तो मुझे उनके साथ वो अमेंड, वो भूल सुधार नहीं करनी थी। लाइक मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी या मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थे, उनके साथ मैंने जाके उनकी या अपनी जिंदगी और बुरी तरह से प्रभावित नहीं करनी थी। तो वो जो हाउस क्लीनिंग का ये आखिरी जो चरण था मेरे लिए, तो वो बहुत ही अहमियत रखता था, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक अपना प्रोग्राम बंद कर देता हूँ 6-7वें कदम तक, और मेरे मन में ये आता है कि मुझे अमेंड्स करने की क्या जरूरत है, अब तो मेरे मन में कुछ है ही नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैंने उनको माफ कर दिया, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, पर ऐसा होता नहीं। दिस इज द मोस्ट वाइटल स्टेप, और ऐसा डॉक्टर बॉब के साथ भी हुआ था। उन्होंने ये वाइटल स्टेप मिस किया था, जिस कारण से उन्हें रिलैप्स का सामना करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली जाके, जिस दिन वो सोबर हुए उसी दिन जाके उन्होंने पहला काम ये किया। तो इसलिए मैं हमेशा हर एक को कहता होता हूँ कि आज आगे मैं प्रोग्राम बांट भी रहा हूँ कि जिसका ये 8वां 9वां कदम अधूरा है, तो इसका मतलब वो अंतर्मन की सफाई भी अधूरी है, वो सफाई पूरी नहीं हुई। क्योंकि अगर मैं अमेंड्स नहीं करता, अमेंड्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मुझे किसी के पैरों में पड़ना है, प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं दोबारा शराब पी लूंगा, प्लीज प्लीज मेरा प्रोग्राम ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, कि नहीं तो मैं शराब पी लूंगा। नहीं, मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे किसी के तरले मिलते भी नहीं करना कि वो मुझे माफ करे ही ना करे, करे डजंट मैटर। आई हैव टू फॉरगिव। सबसे पहले मुझे पहला अमेंड मुझे जो करना था वो अपने आप करना था, क्योंकि गुरजीत को जितनी हानि पहुंचाई थी वो शायद कभी किसी ने किसी को नहीं पहुंचाई होगी। तो गुरजीत को माफ करना था कि गुरजीत, तूने गुरजीत की सेहत खराब की, तूने गुरजीत की प्रतिष्ठा खराब की, गुरजीत का करियर खराब किया, गुरजीत के रिलेशन खराब किए, उसके लिए मुझे गुरजीत को माफ करना पड़ा। फिर मैं आगे बढ़ पाया, क्योंकि अगर मैं ये स्टेप नहीं करता, 8वां 9वां कदम नहीं करता, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में डर है, कहीं ना कहीं मेरे मन में ईगो है, कहीं ना कहीं अहंकार है, कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई ऐसी फीलिंग, कोई डिफेक्ट ऐसा चल रहा है जो मुझे ये करने नहीं दे रहा, या मैं करना नहीं चाहता। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मैं प्रोग्राम में पूरी तरह टू द कंप्लीट एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोग्राम मैं नहीं करना चाहता, और मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिले। मैंने सबसे पहले अपने इन लॉ, अपनी मदर के साथ अमेंड किए। तो मदर का तो वो बहुत सॉफ्ट अमेंड था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं आज ये कह सकती हूँ, वो माँ जो कहती थी कि जहर लिया, हम दोनों खा लेंगे और दोनों मर जाएंगे, वो माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मुझे आज ऐसे लग रहा है कि ईश्वर ने जैसा बेटा मुझे दिया है, दुनिया की हर माँ को मिले। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे बेटे में सुधार आया, दुनिया की हर एडिक्ट की माँ की ये तमन्ना पूरी हो कि उसका बेटा सुधा हो। आज मैं आंखें ऊंची करके जा सकती हूँ। मैं एक मैं सुनती होती थी कि जब कहते होते थे ना लोग, मेरा बेटा तो सुच्चा नग है, आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा बेटा सुच्चा नग है, एक 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 मोती है, अनमोल मोती है मेरा बेटा, और क्या चाहिए मुझे। मैं अपने इन लॉज के साथ अमेंड करने गया, तो मैंने जब बातें की तो उनको पता तो लग ही रहा था कि ठीक हो रहा है, बेटी भी बता रही थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चे, आज हमें लग रहा है इतने सालों की शादी के बाद कि हमें एक जवाई नहीं, हमें एक बेटा मिल गया, क्या चाहिए मुझे। मैंने अपने पुराने क्लासमेट्स दोस्तों के साथ अमेंड किए, तो उन्होंने कहा कि गुरजीत, वी लव यू, क्योंकि बहुत जिगरा चाहिए एडमिट करने के लिए कि तू एक एडिक्ट था, तू एक शराबी था, और तूने ऐसा कुछ किया और आज तू ठीक हो रहा है। हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है। मैंने फाइनेंशियल अमेंड्स किए, जिनके पैसे देने थे धीरे धीरे करके पैसे देने शुरू किए। मैंने अपनी वाइफ के साथ अमेंड किया। नो डाउट मुझे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा वक्त लगा अपनी वाइफ के साथ अमेंड करने को। अपनी बेटी के साथ अमेंड किया, अपने मृत पिताजी और अपने भाई के साथ जब मैंने वो चिट्ठी लिख के अपनी 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 मन की फीलिंग्स लिखी कि मैं क्या कर सकता था अपने भाई के लिए, अपने फादर के लिए क्या कर सकता था, और मैंने कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद की और उनके पीछे मेरी माँ की, उनकी बहू की, उनकी पोती की जिंदगी बर्बाद की। तो उस सब के लिए मैंने जब लिखा, तो मुझे ऐसे लगा कि इतने सालों के बाद मेरे मृत पिताजी और मेरे मृत भाई वो आज मेरे सामने बैठे हैं। मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरा भाई कह रहा है, भैया आई लव यू, और मैंने आपको माफ किया। तो ये सब करके मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी साफ हो गई है, और यही मेरा हाउस क्लीन हाउस का मेरा कंसेप्ट है। और इस चौथे से 9वें कदम को मैं हर रोज 10वें कदम के रूप में अपनी जिंदगी में अपनाता हूँ। हर रोज, तो पिछला हो गया तो हो गया, आज हर रोज मैं देखता हूँ कहीं मुझे किसी से कोई रंजिश तो नहीं, कोई रोष तो नहीं, मैं किसी से डरा हुआ तो नहीं हूँ, क्या मैंने कोई लस्ट तो नहीं मेरे अंदर आई,
क्या मैं fearful तो नहीं हूँ, क्या मैंने किसी को आज नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मेरे कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट उभर के सामने आए, क्या आज मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल तो नहीं है, अगर कोई डिफेक्ट उभरा तो मैंने उसे ठीक करने के लिए क्या किया, मैंने आज मेरे रिलेशन कैसे रहे, आज क्या मैंने कुछ अच्छा किया कि सिर्फ बुराई किया, क्या आज मैंने कुछ लिटरेचर रीडिंग की, क्या आज मैंने किसी से कुछ अच्छा कर सकता, जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता था, मैंने किया या नहीं किया, क्या मुझे किसी से माफी मांगनी है या किसी को माफ करना है, वो मैंने किया या नहीं किया। तो ये सब करते करते मैं आप 10वें कदम में करता हूँ। तो आज मैं एक दिहाड़ीदार हूँ जहां मैं हर रोज की सफाई हर रोज करता हूँ, और यही मेरा डिजाइन ऑफ लिविंग बन गया है, यही मेरा एक प्रोग्राम है, और यही मैं करता आ रहा हूँ और यही करना चाहता हूँ। और ऐसे ही जिंदगी अच्छी चल रही है। आज प्रॉब्लम्स हैं, आज सब कुछ है, ये सब चीजें आती हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी आती हैं, किसी फैमिली मेंबर की बीमारी का डर भी आता है, किसी फैमिली मेंबर के रोष का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आज वो कोताहल नहीं मचती, वो इरिटेबिलिटी नहीं आती, वो रेस्टलेसनेस नहीं आती। ये सब चीजों के साथ जिंदगी अच्छी चल रही है, एक एक दिन के हिसाब से सुधार आ रहा है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, एंड लाइफ इज गुड, बेटर देन यस्टरडे, और शायद कल और भी अच्छा होगा। आप लोगों की संगत, अपने स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और अपनी फैमिली की सपोर्ट, ईश्वर की बहुत कृपा जो मुझ पे हमेशा से थी, आज अब जॉब कर पा रहा हूँ, आज एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है, और जब तक जिंदगी है एल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ चलता रहूंगा और आप सबकी संगत करता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरे अनुभव कथन को सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।